बारिश की वजह से रास्ते में फंस गए। थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम के कारण हम आपके समय से नहीं पहुंच पाए, इसके लिए हमें खेद है। लेकिन जो है सो फटाफट रेडी हो जाओ। और मैं कल बताया था, आवाज आ रही है ना स्पष्ट? मैं कल बताया था कि आज जो हम चैप्टर लेकर आएंगे वो 10th क्लास का 3 चैप्टर होगा। इसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। वैसे रिवीजन चल रहा है ना सबका? धन्यवाद। तो हम फटाफट शुरू करते हैं। जो है सो लग जाओ, अंडरस्टैंडिंग करो, समझो। तो मैंने यहां लिखा है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। सबसे पहले एक बार फिर हम राष्ट्रवाद पर फोकस करते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक भावना है, मन की भावना है, एक उत्प्रेरक भावना है जिसमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को व्यक्त करता है, या राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ये राष्ट्रवाद की इच्छा शक्ति जब प्रबल हुई, फ्रांसीसी क्रांति के बाद तत्पश्चात रूसी क्रांति, तो और ज्यादा देशों में इसकी हलचल उत्पन्न होने लगी और इसका स्पष्ट प्रभाव पड़ा हमारे हिंद चीन के क्षेत्रों पर। हम बात करते हैं कि हिंद चीन किसे कहते हैं, हिंद चीन का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हो, हिंद का मतलब हिंदुस्तान और चीन का मतलब चीन देश से है। ये ऐसे क्षेत्र है जो दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। और यह क्षेत्र फ्रांस के अधीन था, जिसमें आज के स्वतंत्र देश लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, चूंकि ये आज स्वतंत्र हो चुके हैं, ये पहले फ्रांस के कब्जे में थे। और फ्रांस से छुटकारा पाने के लिए वहां एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी हलचल हुआ। तत्पश्चात फ्रांस को इस भूभाग को छोड़कर वापस जाना पड़ा। अब बात करते हैं कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये 3 क्षेत्र के अतिरिक्त और भी क्षेत्र थे, जैसे कोचीन चीन और एक था अन्नाम। ये 3 जो क्षेत्र थे, ये चीन के क्षेत्र, चीन के कब्जे में थे। और लाओस और कंबोडिया पर भारत का आधिपत्य था। भारत लाओस और कंबोडिया पर अपना सांस्कृतिक प्रभुत्व बनाए हुए था। ध्यान दीजिएगा, मैं सांस्कृतिक आधिपत्य की बात करता हूं। एक कोई उपनिवेश होता है, चूंकि चीन और भारत का ये जो हिंद चीन का जो क्षेत्र है वो कोई उपनिवेश नहीं होता है, उपनिवेश नहीं था। चूंकि उपनिवेश और सांस्कृतिक प्रभुत्व दोनों में भिन्नता है। सांस्कृतिक प्रभुत्व का मतलब कि वहां के आर्थिक गतिविधियों का शोषण नहीं किया जाता है, बस केवल अपनी कल्चरल और सिविलाइजेशन यानी सभ्यता और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाता है। वहां पर बहुत सारे शासक, हमारे जो भारत के शासक थे, चूंकि उस समय अखंड भारत था और भारत पर बहुत सारे विदेशी आक्रांताओं ने अपना आधिपत्य स्थापित करने के प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी वो असफल रहे। और हमारे देश के बहुत से ऐसे शासक हुए जो अपने मातृभूमि को, गौरव को बचाए रखा। मैं बात करता हूं कि 12वीं शताब्दी में वहां का एक बहुत भारत का एक फेमस राजा हुए, जिसका नाम था राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। इन्होंने भारत की अखंडता को बरकरार रखा और भारत के बाहर के क्षेत्रों पर भी अपना सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित किया। जो लाओस और कंबोडिया का क्षेत्र था, यहाँ पर
एक विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोरवाट का मंदिर आप नाम सुने होंगे। अंकोरवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है। प्रश्न बन जाता है ऑप्टिकल क्वेश्चन कि कंबोडिया अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो निसंकोच निस्संदेह इसका आंसर होगा कंबोडिया। अब हम बात करते हैं हिंद चीन की परिभाषा की, तो लगभग 3.25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला दक्षिण पूर्व एशिया का वह क्षेत्र, लगभग 3.25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला दक्षिण पूर्व एशिया का वह क्षेत्र जिस पर चीन और भारत का संयुक्त सांस्कृतिक प्रभाव था, ऐसे क्षेत्र को हिंद चीन कहा जाता है। चूंकि लाओस और कंबोडिया भारत के अधीन था और वियतनाम, कोचीन, चीन और नाम ये सारे क्षेत्र जो है चीन के अधीन थे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से ब्रिटेन और फ्रांस में प्रतिद्वंदिता बढ़ती रही, चूंकि एक दूसरे के वे कट्टर दुश्मन थे। वे उपनिवेश हड़पने के जो है वजह से एक दूसरे से हमेशा युद्ध करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन ने जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर अपना कब्जा जमाना चाहा तो सफल भी रहा। उससे पहले फ्रांसीसी यहाँ अपना डेरा डाल चुके थे, लेकिन ब्रिटेन ने बड़े चालाकी से इंडिया के लोगों को ही फ्रांसीसियों को यहाँ से खदेड़ा और ये फ्रांसीसियों के पास कोई विकल्प नहीं बचा तो दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों पर अपना नजर डाले। जो क्षेत्र कृषि और खनिज उद्योग के मामले में बड़ा धनी क्षेत्र था, इन क्षेत्रों पर जब नजर डाले तो इन्होंने चूंकि ब्रिटेन के नीतियों का अनुसरण किया। इनकी मंशा जो थी डायरेक्ट हमला करना नहीं था, इनकी मंशा वहां के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का आकलन करके ये जो है पादरी के रूप में हिंद चीन के क्षेत्रों में प्रवेश किए और वहां के विशाल भूभाग, वहां के समृद्ध क्षेत्र को देखकर इनके मन में लालच जगा। ये पादरी के रूप में गए थे और धीरे धीरे 1780 के आसपास ये हिंद चीन के क्षेत्रों में रुचि लेने लगे। अन्नाम में 1783 ईस्वी में फ्रांस रुचि लेने लगा, जो चीन का प्रभावित क्षेत्र था, चीन का जो है ये अधीन क्षेत्र था। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये अपने नीतियों से वहां की सारी सामरिक स्थितियों को भांपे और वहां के क्षेत्रों पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। 1858 आते आते उस समय हमारे देश में एक विशाल घटना घटी थी जो आप जानते हैं, 1857 ईस्वी का सबसे इम्पोर्टेंट क्रांति। इसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिला दी थी। 1858 आते आते ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसके कब्जे में हो गया? फ्रांस के कब्जे में हो गया। और यही से फ्रांस ने आर्थिक दोहन शुरू किया, आर्थिक शोषण शुरू किया, वहां के लोगों को प्रताड़ित किया। कुछ फ्रांसीसी वहीं बस गए। एक और क्वेश्चन बनता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है, तो इसका सीधा आंसर होगा उस भाषा में क्लोन। ये भी प्रश्न बनता है, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है। हिंद चीन के क्षेत्रों में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है? क्लोन। ये दोहरी नीति अपनाई। अपनी नीति से हिंद चीन के लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। आर्थिक प्रताड़ना दी, सामाजिक, शारीरिक हर तरह के प्रताड़ना देकर इन्हें इनके मन के विश्वास को डगमगा दिया। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जहां चुनौतियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, उनके समाधान भी आसान होते हैं, उनके समाधान भी निकलते हैं। तब देखा हिंद चीन के लोगों में कि हमारी ही भूभाग पर विदेशियों द्वारा हम पर अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए हमें संगठित होना अति आवश्यक है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक इन विदेशियों को यहाँ से खदेड़ नहीं सकते हैं। और वहां राष्ट्रवाद की चिंगारी उत्पन्न हुई, राष्ट्रवाद की चिंगारी उत्पन्न हुई और वहां के बहुत सारे
राष्ट्रवादी लीडर, जिसमें कुछ राष्ट्रवादी लीडरों का नाम मैं आपको बता देता हूं। आवाज आ रही है सबको ना? हमारी आवाज स्पष्ट सबको सुनाई दे रही है? चलिए, मैं हिंद चीन के कुछ राष्ट्रवादी लीडरों का नाम बता देना चाहता हूं, जो किस प्रकार फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उन फ्रांसीसी नेताओं में उन राष्ट्रवादी नेताओं में सबसे पहला जो हिंद चीन का मशहूर नेता था, उसका नाम था हो ची मिन। ये चाइनीज नेम है, हो ची मिन। इन्होंने क्या किया कि चूंकि ये फ्रांस में ये पढ़ाई जब कर रहा था, तभी एक कन्फ्यूशियस, कार्ल मार्क्स और बहुत सारे समाजवादी नेताओं के प्रभाव में था, और वहीं से इसने समाजवाद की पढ़ाई शुरू करके जब ये वापस अपने देश से आया, तो इसने 1925 ईस्वी में एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी दल का निर्माण किया, जिस क्रांतिकारी राष्ट्रवादी दल का नाम था, उस भाषा में उसको कहते हैं उन्नीस सौ 25 में इसने समाजवादी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी दल का गठन किया। नाम चलो याद आएगा तो बता देंगे। और वहां के लोगों को संगठित किया। इसके बाद जो दूसरा लीडर था, उसका नाम था फान वोई चाऊ। फान वोई चाऊ ये एक फेमस लेखक भी था, एक फेमस राइटर भी था। इसने एक मशहूर पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये पुस्तक पूरे के पूरे वियतनामियों में क्रांति की हलचल उत्पन्न कर दी, और इन्होंने अपनी मंशा से, अपनी प्रेरणा से पूरे के पूरे राष्ट्रवादी दल को एक किया, संगठित किया, और फ्रांसीसियों के खिलाफ क्रांति की नारा बुलंद किया। धीरे धीरे सिचुएशन वहां का बदलता गया। फ्रांसीसियों ने क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए बहुत सारे कठोर नीतियों का अनुसरण किया, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि क्रांतिकारी को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन क्रांति खत्म नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप हमारे देश के राष्ट्रवादी आंदोलन से अति प्रभावित होंगे। हमारे देश भारतीय इतिहास को यदि आप पढ़े होंगे, तो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को आगे ले जाने में हमारे देश के राष्ट्र नेताओं ने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया। अपनी जान तक न्यौछावर कर दिया मातृभूमि को आजाद कराने के लिए। इस प्रकार देखा जाए तो वही घटनाक्रम हिंद चीन के क्षेत्रों में दोहराई जा रही थी, और वहां फ्रांसीसियों के खिलाफ जो हिंद चीन के जो लीडर थे, जो हिंद चीन के लोग थे, संगठित होने लगे। इसको लेकर जो फ्रांसीसी लोग थे, जो फ्रांस था, वो प्रभावित हुआ। और ऐसा माना जाता है कि हिंद चीन अपने आप में एक फेमस क्षेत्र था। यहाँ कृषि, उद्योग और मसालों के लिए ये क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होगी, आप टेक्स्ट बुक का अध्ययन करते रहिए। जहाँ कुछ नहीं समझ में आएगा, वहाँ आप पूछते रहिए। वहाँ पर दोहरी नीति के तहत फ्रांसीसियों ने वहाँ के जो कानून बनाया था, उस कानून के अंतर्गत वहाँ के लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला था। एक और उसमें दिया होगा सर्वहारा वर्ग।
सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? एक ऐसा वर्ग था तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, आम मजदूर, गरीब, दलित, शोषित लोग आते हैं जो अपने मालिकों के प्रति वफादारी निभाते थे, इनके साथ अत्याचार करते थे इनके मालिक, ऐसे वर्ग को कहा जाता है सर्वहारा वर्ग। इस प्रकार घटनाक्रम आगे बढ़ा और इस घटनाक्रम को देखते हुए जब ये हो ची मिन्ह जब समाजवाद से प्रभावित था 1925 में, जब इसने क्रांतिकारी राष्ट्रवादी दल का गठन किया, तो इस समाजवाद से सबसे ज्यादा चिंतित अमेरिका रहने लगा। क्योंकि अमेरिका शुरू से ही समाजवादी विचारधारा का विरोध करता रहा। वो अपना प्रभुत्व पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए, अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने खिलाफ उठ रहे हर तरह के संगठन का विरोध करता था और जहां आवश्यकता पड़ती थी वहां दमन नीति का भी सहारा लेता था। जब उसने देखा कि यहाँ समाजवाद का रूप ज्यादा आगे जा रहा है, समाजवादी प्रवृत्ति बढ़ रही है, तब धीरे धीरे वो भी वियतनाम के क्षेत्रों में रुचि लेने लगा और उसने अनाम में एक बाओदाई नामक कठपुतली सरकार का जो है निर्माण किया। जो कठपुतली सरकार पूरे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया, एक दक्षिण वियतनाम और एक उत्तरी वियतनाम। और जब देखा कि जैसे ही ये क्षेत्र खंडित रहेगा, टुकड़े टुकड़े में बटा रहेगा, तो हो सकता है कि यहाँ के लोगों में समाजवादी प्रवृत्ति कम होगी। इसको लेकर उसने क्या किया कि कई क्षेत्रों को कई भागों में बांट दिया। जब देखा फान बोई चाउ जब आगे बढ़ रहा था, तो इसको पकड़ने के लिए अनेक प्रकार का जो है उपक्रम अपनाया, लेकिन फान बोई चाउ के हृदय में राष्ट्रवाद के प्रति अपनी प्रबल इच्छा शक्ति ने इसके क्रांति को आगे बढ़ाया और इसका पीछे से सहायता करने लगा रूस। अब यहाँ पर इन क्षेत्रों में रूस और अमेरिका का क्या काम है, एक क्वेश्चन बन सकता है। यह तो फ्रांस के अधीन क्षेत्र था, पूरा का पूरा हिंद चीन फ्रांस के अधीन था, लेकिन इसमें रूस और अमेरिका क्यों दिलचस्पी ले रहा था? तो रूस इसलिए दिलचस्पी ले रहा था क्योंकि उसका एक फॉलोअर्स था जिसका नाम था हो ची मिन्ह, और रूस समझता था कि ये हो ची मिन्ह ही है जो पूरे हिंद चीन के क्षेत्रों में हमारे विचारधारा को आगे बढ़ा सकता है, हमारे प्रबल इच्छा को आगे ले जा सकता है, पूरे विश्व में समाजवादी विचारधारा फैल सकती है। इसलिए हो ची मिन्ह का पीछे से सपोर्ट करने लगा रूस। जैसे ही अमेरिका को पता चला कि रूस जो है हो ची मिन्ह का सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका उसके खिलाफ अपनी नीति अपनाई और रूस में समाजवादी प्रवृत्तियों को कम करने के लिए, समाजवादी विचारधारा को खत्म करने के लिए, समाजवादी सिद्धांत को कम करने के लिए इसने जो है अपनी नीति जो है छोड़ दी। इसे पकड़ने के लिए, चूंकि इसे एक राष्ट्र विरोधी नेता घोषित किया गया और इसे पकड़ने के लिए बहुत सारे वहां का जो कठपुतली सरकार था उपाय किया। एक और क्वेश्चन आता है कि हो ची मिन्ह का मूल नाम क्या था? तो हो ची मिन्ह का मूल नाम था न्यूगन आई को। घबराइए नहीं, जैसे ही स्कूल ओपन होगा मैं आपके चैप्टर के सारे बातों को बताऊंगा। क्योंकि यहाँ समय का अभाव रहता है, इसलिए जो मेन चीज है मैं उसी को पकड़ रहा हूँ। अगले शिक्षक का क्लास होगा, इसलिए समय को ख्याल करते हुए मैं आपको जो परीक्षा उपयोगी जो पॉइंट है सिर्फ मैं उसी को पकड़ रहा हूँ। तो हो ची मिन्ह का जो मूल नाम था न्यूगन आई को। ये
प्रशासन के नजरों से छिपने के लिए एक बहुत बड़ा गुप्त मार्ग बनाया था, जिस गुप्त मार्ग का नाम था हो ची मिन्ह मार्ग। हो ची मिन्ह मार्ग, ये मार्ग क्या था? इसे हम एक और भाषा, एक और शब्दों में व्यक्त करते हैं, भूल भुलैया मार्ग। भूल भुलैया मार्ग, मार्ग का मतलब पथ या रास्ता होता है। ये मार्ग भुलाने वाला मार्ग था और इस मार्ग की विशेषता यह थी कि यह वियतनाम से चलकर लाओस, कंबोडिया होते हुए ये उस गुप्त स्थान तक पहुंचता था जहां पर राष्ट्रवादी क्रांतिकारी लोगों का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग चल रहा था। ये रसद सप्लाई का मार्ग था जिसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें जुड़ी हुई थी और इस मार्ग को ध्वस्त करने के लिए अमेरिका ने कई बार बमबारी किया। अमेरिका कई बार बम पटक कर इस मार्ग को नष्ट किया, लेकिन सबसे बड़ी कुशल बात यह है कि दिन को अमेरिका इस मार्ग को नष्ट करता था और रात को क्रांतिकारी दल के लोग इस मार्ग का पुनः निर्माण कर देते थे। और यही परिणाम रहा कि अमेरिका के पकड़ से जो न्यूगनयाई होकर था, तो हो ची मिन्ह था, वो बाहर था और अपने राष्ट्रवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। अमेरिका जब इसमें असफल रहा तो उसने एक क्रूरतापूर्ण नीति अपनाई। उसने वियतनाम को बर्बाद करने के लिए ठान लिया और उसने सोचा कि यदि विचारधारा का अंत नहीं होता है तो क्यों न हम इस क्षेत्र को ही नष्ट कर दें। तब उसने क्या किया कि खतरनाक विपंस का सहारा लिया, खतरनाक हथियार का सहारा लिया और उसके दो खतरनाक, आपके चैप्टर में आएंगे, दो खतरनाक हथियार। इस हथियार के बदौलत उसने वियतनाम अर्थात हिंद चीन के क्षेत्रों का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। सबसे पहला उसने जिस हथियार का उपयोग किया उसका नाम था रासायनिक हथियार। रासायनिक हथियार, रासायनिक हथियार क्या था? तो यह नापाक ऑर्गेनिक कंपाउंड बम था जो गैसोलीन कुछ ऐसे केमिकल थे जिससे यह मिश्रित था। इस रासायनिक हथियार का जो है यह इफेक्ट पड़ा, ये प्रभाव पड़ा कि इस हथियार से सैकड़ों वियतनामी लोग मारे गए, बहुत सारे क्षेत्रों का नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार से बहुत विध्वंसक गतिविधि वहां पर उत्पन्न हुई। दूसरा जो था एजेंट ऑरेंज, दूसरा जो हथियार था एजेंट ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब होता है नारंगी। यह एक पॉइजन था, विष था, जहर था। इसकी विशेषता यह थी, इसका नाम एजेंट ऑरेंज इसलिए पड़ा था क्योंकि यह ऑरेंज कलर के पेटियों में इस जहर को रखा जाता था। समाप्त हो रहा है टाइम। एजेंट ऑरेंज कलर के पेटियों में इस जहर को रखा जाता था। इस जहर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इस जहर से हरे पेड़ पौधों के पत्ते तक झुलस जाते थे। तो जरा कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि जब पेड़ तक झुलस जाते थे, सूख जाते थे, तो यह जब मानव पर इसका जब उपयोग किया जाए तो उसका कितना बड़ा भयंकर नुकसान हो सकता है। इस प्रकार अपनी क्रूरता को जो है अंजाम तक पहुंचाया अमेरिका और इस एजेंट ऑरेंज और रासायनिक हथियार के माध्यम से ये बहुत बड़ा हिंद चीन के क्षेत्रों का नुकसान किया। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना यह घटी, ये घटना इतिहास में पूरा फेमस है, माइली गांव की घटना। माइली गांव की घटना। जब हो ची मिन्ह अमेरिका के पकड़ से बाहर जब निकल गया, अमेरिका उसको नहीं पकड़ रहा था, तो अमेरिका ने अपनी क्रूरतापूर्ण नीतियों को अंजाम दिया। उसके सिपाही, उसके सैनिक, अमेरिका के सैनिक
दक्षिण वियतनाम का एक गांव था, जिस गांव का नाम था माइली। तब अपनी गुस्सा को उतारने के लिए, अपने क्रोध को प्रकट करने के लिए अमेरिकी सैनिक ने इस पूरे गांव को घेर लिया। पूरे गांव को घेर लिया और वहां के जो नवयुवक थे, जो बूढ़े लोग थे, उन्हें जो है समाप्त कर दिया। हाँ, एक आवश्यक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। आप सभी लोग म्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज जो है सुनाई स्पष्ट आए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक रुचिकर घटना की तरफ आपका ध्यान हम आकर्षित करते हैं। माइली गांव की घटना। यह घटना अत्यंत महत्वपूर्ण और खास है। इस घटना से पूरा का पूरा हिंद चीन या पूरा विश्व प्रभावित हुआ। कैसे अपनी इस दुराचारी और क्रूरतापूर्ण नीतियों को अंजाम देते हैं अमेरिकी सैनिक। ये सैनिक, चूंकि ये दक्षिणी वियतनाम का एक गांव था, अमेरिका को लगा था कि यहाँ समाजवादी छिपे हुए हैं, यहाँ क्रांतिकारियों को इस गांव के लोग जो है पनाह दे रहे हैं, इसलिए ऐसा मानकर उसने पूरे गांव को घेर लिया। अमेरिकी सैनिक पूरे गांव को घेर लेते हैं और घेर कर जो वहां के नवयुवक थे, बूढ़े थे, उन्हें मार देते हैं और वहां के औरतों और बच्चियों को बंधक बना लेते हैं तथा बंधक बनाकर उनके साथ कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार करते हैं। इतना से संतुष्टि नहीं मिलती है तो उस गांव को आग लगाकर ध्वस्त कर देते हैं। क्लास पोस्टपोन हुआ, अगले दिन कोशिश रहेगी कि फिर हम मिलेंगे। तब तक मैं कुछ आपको होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, हिंद चीन से क्या समझते हैं, नोट कर लीजिए। सोल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, क्योंकि ये तो बहुत पुराना फंडा हो गया है कि कोई भी अपनी यूट्यूब पर वीडियो डालता है तो ये जरूर कहता है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन बन रहा है, हिंद चीन से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सर्वहारा वर किसे कहते हैं, सर्वहारा वर किसे कहते हैं। एक ऑप्शनल क्वेश्चन है लेकिन आपको सब्जेक्टिव में हम दे रहे हैं। क्लोन किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, रासायनिक हथियार और एजेंट ऑरेंज को प्रभावित करे। रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज को परिभाषित करें। धन्यवाद। पुनः विभजना शुरू।